जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज देखते हैं औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। तो वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? औरंगजेब। धर्मत का युद्ध लड़ा गया किसके किसके मध्य? जो धर्मत का युद्ध था वो किसके किसके मध्य लड़ा गया? वो किसके मध्य लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। किसके मध्य? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। नेक्स्ट, युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? युद्धों का सही कालानुक्रम। बिलग्राम, सबसे पहले बिलग्राम, फिर तब सरनाल, तब धर्मत, तब जजाऊ, यानी BSDJ। बस डीजे, BSDJ। बिलग्राम 1540, सरनाल 1572, धर्मत 1658 और जजाई का युद्ध कब होता है? 1707 में। मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाला प्रथम शासक कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। नेक्स्ट है, जो औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में? धर्मत के युद्ध में पराजित किया। और धर्मत कहां पर है? MP में। तो यदि आपसे पूछा जाए कि धर्मत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, तो औरंगजेब और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मध्य हुआ था। और यदि पूछे कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1658 में हुआ। कब हुआ था? 1658। मुगल बादशाह जिसने श्रीनगर श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था कौन था? सुलेमान शिकोह। कौन था? सुलेमान शिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। कब? औरंगजेब ने बीजापुर को किस वर्ष जीता? 1686 में। कब जीता? 1686 में। राइट। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को का विजय किया वो कौन कौन थे? औरंगजेब ने दक्षिण में 2 राज्यों का विजय किया, वो दोनों राज्य कौन कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। कौन कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। वह मुगल बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के ही अंतर्गत जो है
सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापतियों की भर्ती की गई। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किस वर्ष किया? औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किस वर्ष किया था? 1687 में। कब किया था? 1687 में किया था। और उस समय गोलकुंडा का शासक कौन हुआ करता था? उस वक्त गोलकुंडा का शासक कौन हुआ करता था? अबुल हसन कुतुब शाह। कौन हुआ करता था? अबुल हसन कुतुब शाह। राइट। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? औरंगजेब ने ही। जजिया, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, वो कौन था? जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, वो कौन था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। राइट। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम। बीबी का मकबरा किसने निर्मित करवाया था? बीबी का मकबरा किसने निर्माण करवाया? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था, यही बीबी का मकबरा है, जिसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। जिसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरनुसिया में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो औरंगजेब की पुत्री कौन थी? कौन थी? जहांआरा। कौन थी? जहांआरा। जहांआरा जो है औरंगजेब की पुत्री थी। और उसको कौन सा टाइटल दिया गया था जहांआरा को? औरंगजेब की पुत्री जहांआरा को कौन सा टाइटल दिया गया था? साहिबात उज जमानी। कौन सी उपाधि दी गई थी? साहिबात उज जमानी। राइट। संत रामदास को संबंधित किया जाता है, यानी किसके जो है ये कह सकते हैं कि किसके समकक्ष थे? समकक्ष नहीं कह सकते, मतलब किसके टाइम पीरियड के दौरान थे ये संत रामदास? औरंगजेब। किसके? औरंगजेब। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता। राइट। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। द हेड ऑफ द आर्मी ड्यूरिंग मुगल पीरियड वॉज मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या हुआ करता था? क्या कर्तव्य हुआ करता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या हुआ करता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, यानी सुपरविजन। मुगल साम्राज्य में मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में विकास की प्राण शक्ति किस पर निर्भर करती थी? उसकी सैन्य शक्ति। ठीक है, किस पर? सैनिक शक्ति पर निर्भर करती। नेक्स्ट, अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी रूप से प्रदान की थी, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था। ठीक ना? यानी अहदीज कौन हुआ करते थे? अहदी कौन हुआ करते थे? वे सिपाही जो सीधे राजा के थ्रू जुड़ा करते थे, किसी सरदार के थ्रू राजा से नहीं जुड़ते, कोई बिचौलिया करके राजा से नहीं जुड़ा करते। ठीक ना? मनुची कौन थे? मनुची मुगल सेना में चिकित्सक के पद पर नियुक्त थे ये। ठीक ना? जो मनुची थे वो मुगल सेना में चिकित्सक के पद पर नियुक्त। मुगल प्रशासन में मुहतासिब
मुगल प्रशासन में मुहतासिब कौन थे? लोक आचरण अधिकारी। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी हुआ करते थे मुहतासिब। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि, क्यों चालू की गई थी? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। साफ सुथरे का अर्थ क्या है कि यानी कि जो राजा है उसको पता चले, पता रहे कि हमने कितनी मनसबदारी है, किसको कितनी मनसबदारी है, पूरा कैलकुलेशन रहे उसके पास, क्योंकि एक ऐसे कैलकुलेशन में इजी होता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मीर बख्शी। कौन? मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की क्या विशेषता थी? मुगल मनसबदारी की विशेषता थी कि उसमें जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक ना, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, और मनसबदारी व्यवस्था जो थी अनुवांशिक नहीं होती थी। मनसबदारी व्यवस्था ये नहीं कि किसी के पिता को दिया गया है मनसब तो फिर उसके पुत्र को दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता था। ठीक ना, ऐसा नहीं होता। राइट। मनसबदारी में कुल कितने वर्ग हुआ करते थे? 33 वर्ग। कितने वर्ग हुआ करते थे? 33 वर्ग। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, यानी कि शर्तों के साथ जो है वो पद प्राप्त होते थे उन्हें। उनका जो सवार पद था, हमने बताया ना ऊपर बात की, सवार और जात हुआ करते थे मनसबदारी व्यवस्था में, तो जो सवार पद था वो जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। ठीक ना, नहीं को ध्यान रखना है, अधिक नहीं हो सकता। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारी को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर हुआ करता था। ठीक है, मनसबदारों का चयन किस आधार पर होता था? योग्यता के आधार पर हुआ करता था। राइट, ना कि वंशानुगत हुआ करता, वंशानुगत नहीं था। राइट। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द जो है वो किस चीज का प्रतिनिधित्व करता था? क्या अर्थ हुआ करता था इसका? भू राजस्व का, भू राजस्व। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए माश जो था, शब्द मदद ए माश, ये क्या बताता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक ना, यानी कि राजस्व मुक्त भूमि, भूमि जिस पर कोई राजस्व नहीं लिया जाता था, ठीक ना, वह विद्वानों को दिया जाता था, और उस जमीन को क्या कहा जाता था? मदद ए माश। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह सूबा एवं परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई हुआ करती थी। ठीक ना, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई हुआ करती थी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश कब हुआ था? किसके शासनकाल के समय में हुआ था? अकबर के शासन। किसके शासनकाल में? अकबर के। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी कला है? चित्रकला। यानी किशनगढ़ स्टाइल जो है वो पेंटिंग का एक टर्म है, मतलब एक तरह की पेंटिंग है ये किशनगढ़ स्टाइल। द मुगल एम्परर हु shifted focus from illustrated manuscript to albums and individual portrait was जहांगीर। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, वो कौन था? कौन था वो? जहांगीर। कौन था?
जहांगीर। ठीक, तो ये था आज का आपका लेक्चर, राइट। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।